नमस्कार साथियों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का नेक्स्ट क्लास में स्वागत है। आप लोगों को पता है कि यह क्लास उन लोगों को ध्यान रखकर रिकॉर्डेड किए जा रहे हैं जो लोग यूजीसी नेट, सीयूईटी, पीजी इत्यादि एग्जामों की तैयारियां कर रहे हैं। आज हम लोग एक नया दार्शनिक पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने के पहले अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि दर्शन शास्त्र पर लिखी गई सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, तो आप सभी लोगों के अलग अलग जवाब होंगे। कोई द क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न बोल सकता है, कोई मेडिटेशन बोल सकता है, कोई प्लेटो की बुक को बोल सकता है, कोई इंडियन फिलॉसफी से बोल सकता है कोई बुक। लेकिन एक आप लोगों को शॉकिंग फैक्ट कितना इंटरेस्टिंग लगना चाहिए कि वेस्टर्न फिलॉसफी सबसे बड़ा फिलॉसफर माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलॉसफर, उसने स्वयं कोई एक बुक नहीं लिखी। आई होप आप सभी लोग उसका नाम जान चुके होंगे। एंड ही वाज मिस्टर सोक्रेटिस, द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। तो आज हम लोग सोक्रेटिस का फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट देखेंगे, उनके दार्शनिक विधियाँ देखेंगे, उनके समकालीन अन्य दार्शनिकों का देखेंगे तथा सुकरात ने दर्शन शास्त्र में किस प्रकार अपना मौलिक योगदान दिया। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। और आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि जब आप यह वीडियो कंप्लीट कर चुके होंगे, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में क्विज का लिंक होगा। आप लोगों ने कितना समझा इसको पढ़ करके आप अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए उस क्विज को कर सकते हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोग कोऑपरेट करोगे और चीज़ों को समझोगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी 3-4 महीने बाद शुरू होने वाले हैं। तो हम लोग तो मुख्यतः दर्शन शास्त्र के स्टूडेंट हैं, लेकिन हम लोगों को थोड़ा बहुत सुकरात का ऐतिहासिक और उसके जीवन परिचय देख लेना चाहिए। तो सुकरात का जन्म हुआ था सन 469, किन्हीं किन्हीं बुक्स में 470 लिखा है। तो इतिहास वालों के लिए डिबेट का मुद्दा है, वी शुड नॉट केयर अबाउट दैट, कि सुकरात का जन्म 469 ईस्वी पूर्व एथेंस में हुआ था। और आप सभी लोग जानते हो कि एथेंस एक नगर राज्य का नाम है, सिटी स्टेट का। और उसके जो समकालीन व्यक्ति थे उसमें पेरिक्लीस एक शासक थे। पेलोपोनेशियन नामक एक युद्ध हुआ था, यह वार भी बड़ा फेमस वार है। यह वार भी किसके समय था? सुकरात के समय का। नो राइटिंग्स। अब बड़ी ध्यान देने, यहाँ से कुछ बातें आपको इम्पोर्टेंट मिलने वाली हैं कि सुकरात के जीवन के बारे में हमें कोई ऐसे राइटिंग एविडेंस नहीं मिलते हैं कि जिनको स्वयं सोक्रेटिस ने लिखे हों। सुकरात के बारे में हमें जो कुछ भी ज्ञात है, जो कुछ भी प्राइमरी जानकारी है, वह दो लोगों से आती है। एक हैं उनके शिष्य प्लेटो और दूसरे हैं उनके मित्र, उनके कलीग्स कह लो, या उनके साथ रहने वाले। उनका नाम है जीनोफोन। तो जीनोफोन और प्लेटो ये दो लोग हैं जिनके द्वारा हमें सुकरात के बारे में जानकारी मिलती है। These two persons are the fundamental source of Socrates' thought. अब यहाँ पर कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली हैं जो कि एक फिलोसॉफिकल डिबेट, हम लोग उसकी डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए एक सेल्फ एक्टिविटीज़ है ये, कि ज़्यादातर फिलोसफर्स बोलते हैं कि सुकरात के बारे में ज़्यादा अच्छा लिखा है प्लेटो ने। कुछ लोग बोलते हैं कि सुकरात के बारे में वही बात सही मानी जाए जो प्लेटो ने लिखा है। लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है इसमें, क्योंकि एक ही व्यक्ति के बारे में एक से अधिक लोग भी अपने विचार दे सकते हैं। तो हम किस विचार को प्रामाणिक माने या अप्रामाणिक माने, ज़्यादा अच्छा माने या कम अच्छा माने, ज़्यादा रिलायबल माने या कम रिलायबल माने, यह निर्धारित करना काफ़ी एनालिटिकल अप्रोच मानता है, कई प्रकार की आपके लॉजिकल कैपेसिटी का विषय है। फॉर एग्जांपल, हम लोग आज 21वीं सदी में रह रहे हैं और प्रत्येक राष्ट्र में, प्रत्येक देश में तरह तरह के लेखक होते हैं, अलग अलग इज़्म को मानने वाले, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स होते हैं। हम लोग भी किसी एक न्यूज़ पर 10-12 न्यूज़ चैनल के फीडबैक ले सकते हैं। सभी का राय अलग हो सकता है, सभी को ओपिनियन। तो इट इज़ ऑल अबाउट ओपिनियन एंड ऑथेंटिसिटी, कि ये जो प्रॉब्लम है आज भी बहुत रिलेवेंट है।
इस पर हम लोग बर्टन रसल के विचार जानते हैं, वो क्या बोलते हैं। आप सब लोगों ने बर्टन रसल का नाम सुना होगा। वो समकालीन पाश्चात्य दार्शनिक हैं, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ही वॉज ए ग्रेट फिलोसफर, ए मैथमेटिशियन एंड लॉजिशियन टू। इवन ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। बर्टन रसल को नोबेल प्राइज़ दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। बर्टन रसेल अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में लिखते हैं कि हमें ज़्यादा रिलाई करना चाहिए प्लेटो के विचार पर, जेनोफोन के विचार पर नहीं। उसका कारण बताते हैं, क्योंकि जेनोफोन एक सैनिक था, एक सोल्डर। प्लेटो एक दार्शनिक है, फिलोसफर। अब बर्टन रसल का कहना है कि जो सैनिक है सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि सैनिक और दार्शनिक की तुलना में ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कौन है, दार्शनिक। ये हम बर्टन रसल के मत बता रहे हैं आपको। तो बर्टन रसल ने एक खतरनाक कोट लिखा है पूरा इस बारे में। उन्होंने लिखा है कि सुकरात के बारे में सही जानकारी प्लेटो से मिलती है, क्योंकि भला एक जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति यानी जेनोफोन जो है जड़ बुद्धि है, भला एक मूर्ख व्यक्ति एक विद्वान आदमी के बारे में क्या ही लिखेगा। और इतना ही नहीं, बर्टन रसल आगे बोलते हैं कि अगर कोई मेरी बात करे, अगर बर्टन रसल के बारे में दो लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, एक मूर्ख व्यक्ति जो बर्टन रसल को बहुत मान रहा, बढ़ा चढ़ा करके लिख रहा, एक उसका शत्रु लेकिन बुद्धिमान है, दार्शनिक है, तो बर्टन रसल ने बोला कि मैं अपने दुश्मन के ओपिनियन का केयर करूँगा, मैं किसी चापलूस किसी साइको फैंस की बात की नहीं मानूंगा। एक बड़ा मैसेज है कि हम सभी लोगों को आज भी चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। और इनकी जो डेथ हुई थी, इनकी डेथ नहीं हुई थी सामान्यतया, इनको मृत्युदंड दिया गया था, इनको जहर दिया गया था सजा के लिए। हम लोग इसकी चर्चा करेंगे आगे, सन 399 BC में। अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं और आप लोगों के एग्जाम में वैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे सुकरात के कुछ प्रमुख आइडियाज़, फिर उनको एलोबरेट करेंगे। सुकरात के प्रमुख आइडियाज़ में उसका है एथिक्स सेंट्रिक फिलॉसफी। इनको समझा जाए, खाली बहुत कठिन नहीं है, आपको रटना बिल्कुल नहीं है। देखो, सुकरात का दर्शन है जो वह नीति शास्त्र केंद्रित है, एथिक्स सेंट्रिक फिलॉसफी। क्योंकि आप लोग जानते हैं सुकरात के पहले जो भी दार्शनिक थे, थेलीज से लेकर के एनेक्सागोरस तक, थेलीज से लेकर एनेक्सागोरस तक लोगों ने जो भी दर्शन दिया है वह मुख्यतया एथिक्स सेंट्रिक नहीं था, वह अंटोलॉजिकल थ्योरियों पर ज़्यादा विमर्श किए हैं। उन्होंने सत्ता मूलक प्रश्नों को ज़्यादा उठाए। फॉर एग्जांपल, दुनिया किन चीज़ों से मिलकर बनी है, अलग अलग जवाब आते हैं, वाटर, एयर, फायर, एपिरॉन। परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है कि सब कुछ स्थायी है, ये भी क्या है, अंटोलॉजिकल प्रॉब्लम है। परमाणुवाद। हालांकि 2-3 मेजर कंट्रीब्यूशन भी हैं प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स के, जिनको हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए पार्मेनाइडीज ने पहली बार कम से कम सेंसरी नॉलेज और नॉन सेंसरी नॉलेज का अंतर किया। पार्मेनाइडीज ने ये नहीं कहा कि कॉन्शियसनेस वाला नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, पर उसने ये क्लियर कर दिया था कि कुछ ऐसा है जो सामान्यतया इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। आत्मा के बारे में मिलने लगती झलक पाइथागोरस के दर्शन में। और आखिरी में आते आते जो चेतन शक्तियाँ हैं, कॉन्शियस फोर्स, इंटेलिजेंट फोर्स, जो कि नाउस, इसकी बात करता है एनाक्सागोरस। तो अगर आप प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी में ठीक से देखो तो उन लोगों के दर्शन का केंद्र रहा है अंटोलॉजी। और प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स के ठीक बाद आते हैं सोफिस्ट। सोफिस्ट लोगों ने, हम लोग उनकी फिलोसॉफिकली अगर एनालिसिस करें, दार्शनिक रूप से उनकी विवेचना की जाए, सोफिस्ट लोगों ने ज्ञान के क्षेत्र में 2-3 विचारधाराओं का क्या किया है, प्रतिपादन। इसमें सबसे पहली बात है, एपिस्टेमोलॉजिकली वो लोग किसको मानते हैं, सापेक्षवाद, रिलेटिविज्म। सापेक्षवाद का मतलब होता है कि दो अलग अलग सत्य एक साथ भी सत्य हो सकते हैं। इसके बारे में यूजी स्मिथ ने क्वेश्चन भी पूछा है कि वो कौन सा दार्शनिक है जो कहता है कि दो परस्पर विरोधी कथन भी एक साथ सत्य हैं। वही कहना चाह रहा है कि एक्स भी ट्रू है, माइनस एक्स भी ट्रू है।
क्योंकि रिलेटिव रूप से सत्य हो सकते हैं। सापेक्षवाद के बाद उन्होंने क्या दिया है, संदेहवाद को, जैसे गॉर्जियस, हिप्पियस, स्केप्टिसिज्म। उन्होंने मानवतावाद या मानववाद, ह्यूमनिज्म को दिया है जन्म। तो कहने का मतलब सोफिस्टों की जो टीचिंग थी वह क्या थी, रिलेटिविज्म, ह्यूमनिज्म, ह्यूमन सेंट्रिक, स्केप्टिसिज्म। ज्ञान विषयनिष्ठ है, नॉलेज इज सब्जेक्टिव। तो पूरा का पूरा परिणाम यह निकला कि ज्ञान किसी भी क्षेत्र में वस्तुनिष्ठ रह नहीं गया, न तो ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में, ना तो तत्व मीमांसा के क्षेत्र में। जब हमारी ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा ही अपूर्ण हो जाएगी, रिलेटिव हो जाएगी, तो उसका जो पहला असर पड़ेगा वह हमारी समाज पर पड़ेगा, और समाज बना है व्यक्तियों से, तो व्यक्ति की नैतिकता पर पड़ेगा, या व्यक्ति के कर्म पर पड़ेगा, और कर्म से जुड़ी है हमारी नैतिकता। तो सुकरात के समय पर जो सबसे बड़ा गहरा संकट आता है दो चीज़ों का। पहला, दुनिया में कोई भी ज्ञान वस्तुनिष्ठ नहीं था। ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे थे कौन, सोफिस्ट। क्योंकि सोफिस्ट लोगों ने अपने तर्क द्वारा, अपने लॉजिक द्वारा, अपनी वाचालता द्वारा, वाग्मिता द्वारा, रिटोरिक द्वारा प्रूफ किया, लोगों को कन्विंस किया कि देयर इज़ नो एनी एब्सोल्यूट ट्रूथ, व्हाट एवर यू परसीव इट मे बी और इट इज़ ट्रू फॉर यू। आप जो कुछ भी देख रहे हो वह सब आपके लिए सत्य है। इट इज़ लाइक माई लाइफ माई रूल, कि मेरा अगर विश्वास है कि एक्स है तो एक्स है, किसी और का विश्वास है वाई सत्य है तो उसके लिए वाई सत्य है। तो सोफिस्टों ने क्या किया है, वस्तुनिष्ठ ज्ञान की सत्ता का, वस्तुनिष्ठ ज्ञान के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। परिणाम स्वरूप समाज में सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पतन दिखने लगे। क्योंकि जब भी समाज किसी एक निश्चित या किसी एक ऐसे आदर्श से नहीं बंधा होगा जो व्यक्ति को, समूह को, समुदाय को, राष्ट्र को आगे उन्नति की ओर नहीं ले जाएगा, तो धीरे 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 वह समाज क्या हो जाएगा, डाउनफॉल की ओर शुरू हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल लेना तो हम लोग फैमिली से ले सकते हैं कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य का शौक, प्रोफेशन, खाना पीना, रहन सहन सब अलग हो सकता है। लेकिन कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि परिवार की बात है, विरासत की बात है, वो जो कॉमनलिटी होती है, वो जो एक सामान्य गुण है उस फैमिली का, यदि वह लाभकारी है, उन लोगों को आगे ले जाने वाला, तो यकीनन सारे फैमिली मेम्बर अपलिफ्ट करेंगे। अगर उनका जो मेन प्रिंसिपल है वही घातक है तो धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगेगा। सुकरात ने भी एथेंस की हालत देखी। एथेंस की हालत के दो तीन एस्पेक्ट हैं। एक तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राजनीतिक हालत ये थी कि लोकतंत्र के नाम पर ऑलिगेर्की थी, कि जो बिजनेस क्लास था वहाँ का, जो रुपया पैसा वाले लोग थे, वो ज़्यादा पर्दे के पीछे खिलाड़ी थे और डायरेक्टली रूप से भी शासन में थे। वहाँ पर जब मुकदमे चलते थे, किसी प्रकार की सुनवाई होती थी, अन्य प्रकार की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों में उन लोगों का महत्व अधिक हो रहा था जो लोग तर्क करना जानते थे, तर्क करने की कला, अपनी बात मनवा लेने की कला। इसलिए भी सोफिस्टों ने अपने ज्ञान को बेचा। दूसरा, नैतिक स्थिति, वहाँ के युवा, वहाँ के यूथ नैतिक रूप से धीरे धीरे करप्ट होते जा रहे थे। ये सारी सिचुएशन देख करके सुकरात को लगा कि पुनः समय आ गया है अपने एथेंस को उसका गौरव वापस दिलाने का। और उसने करीब उसका जो डेथ हुआ था वो तो खैर लगभग 70 या 71-72 में हुआ होगा एज में। लेकिन सुकरात ने अपने दर्शन शास्त्र की शुरुआत की एक बहुत विचित्र दार्शनिक के रूप में। सुकरात ने अपने आप को कोई राइटिंग से नहीं बांधा कि सुकरात कोई बात लिख रहे हैं, आज हम लोग पेपर पब्लिश करवाते हैं, आज हम लोग बुक लिखते हैं। सुकरात ने जो विधियाँ अपनाई वो विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उसका आज भी महत्व है, शायद हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिस्कशन पर बिलीफ रखते हैं। हमारे देश में देखो पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट होता है किसी मुद्दे पर। खैर सुकरात तो कर रहा दार्शनिक मुद्दों पर बात, लेकिन हम लोग देखते हैं ना कि लोकतंत्र में क्या है, डिस्कशन। अगर राजशाही होती तो वहाँ डिस्कशन नहीं पॉसिबल था। अगर राजा ने कोई कानून बोल दिया तो बोल दिया,
लेकिन आज हम लोग पब्लिक भी बात कर सकती है, पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकती है, पब्लिक PIL दायर कर सकती है, पब्लिक RTI दायर कर सकती है। देयर आर सो मेनी टूल्स कि हम लोग कम से कम एक इंटरैक्टिव बिहेवियर से अपने गवर्नमेंट को, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को या अन्य अथॉरिटीज़ से बात कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो सुकरात का जो प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत था, जो प्रमुख उसके दर्शन की बातें थी, वह यह था कि सुकरात का पूरा दर्शन एथिक्स सेंट्रिक फिलॉसफी थी कि कैसे व्यक्ति नैतिक रहे, कैसे व्यक्ति अच्छा आचरण करे, कैसे व्यक्ति अपने ज्ञान तथा अपने आचरण के द्वारा अपने आप को मोर एंड मोर बेटर कर ले। दूसरा था उसका वर्च्यू इज इक्वल टू नॉलेज। वर्थ एक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि नॉलेज इज वर्च्यू किसका है? सुकरात का। लेकिन इसका महत्व क्या है, ध्यान से सोचना। ज्ञान एक अलग चीज़ आप लोग समझते हो, नॉलेज। वर्च्यू क्या है? सद्गुण। सुकरात का कहना था कि जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो निश्चित रूप से वर्चुअस होगा, अर्थात एक ज्ञानी व्यक्ति, एक नॉलेजेबल पर्सन सदैव अच्छे कर्म ही करेगा। और ऐसी मान्यता भगवत गीता में भी मिलती है कि ज्ञान वह है जो हमें एक्शन में दिखाई दे। लेकिन अब हम सब लोगों की दिक्कत है, इवन मेरी भी, सब लोगों की, कोई एक्सेप्ट करे ना करे, आज की 21वीं सदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक से एक ब्यूरोक्रेट्स, एक से एक एकेडमिया वाले, पढ़े लिखे लोग, पॉलिटिशियंस, सब लोग हैं। क्या हम लोग छोटे मोटे कम या ज़्यादा मात्रा में कुछ ऐसे कर्म नहीं करते हैं? फेवर करना, करप्शन करना, बिल्कुल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैबिनेट सेक्रेटरी करप्शन निकाल डाले 200 करोड़ का, तो क्या कहा जा सकता है क्या कि इससे सुकरात का दर्शन फेल हो गया? आप ऐसा पूछ सकते हो कि अगर सुकरात सत्य है, अगर सुकरात की बात सही है कि नॉलेज इज वर्च्यू, तो क्या रीज़न है कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे टेररिस्ट निकल रहे हैं? आई थिंक ओसामा बिन लादेन भी कम पढ़ा लिखा था क्या? शायद कसाब भी ठीक ठाक पढ़ा लिखा था शायद, मतलब मुझे उसकी डिग्री एकदम एग्जैक्टली नहीं याद है, बट आई एम प्रेटी श्योर दैट कि ही वाज एन एजुकेटेड पर्सन। और उसको ही क्यों बोल रहे हैं? हम लोग अपने सोसाइटी में लेना शुरू कर लें। जो लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं, आए दिन न्यूज आती रहती है कि 5,000 निकल गए, 6,000 निकल गए। कोई क्या कर रहा, 2-3 जिले का सर्वर हैक कर ले रहा। ये सब कौन लोग हैं? अनपढ़ तो नहीं है, मूर्ख तो नहीं है। तो आस्क योरसेल्फ, आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या नॉलेज इज वर्च्यू? ये स्टेटमेंट अब अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है। इसका जवाब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसका एक मैं हिंट चलो अभी दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसके बारे में सोचना। इसका जवाब को लिखना है, एक्सप्लेनेशन बाद में होगा, बाकी ये रिलेवेंस काफ़ी है। इसका आंसर होगा कि जो सोक्रेटिस है, अंतर करता है नॉलेज और विजडम में। एक जो विजडम वाला पर्सन होगा, नॉलेजेबल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ विजडम है कि नहीं? क्योंकि ज्ञान का महत्व तो काफ़ी है, वो तो गीता में भी लिखा है। ऐसा नहीं है कि नाहम ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, बट हियर ज्ञान से तात्पर्य सुक्रेटिस का सूचनाओं से नहीं है कि आपने पाइथन सीख ली, जावा सीख ली, आपने क्लासिकल मैकेनिक्स सीख ली, फिर आपने क्वांटम फिजिक्स सीख ली। इट इज़ नॉट द ज्ञान इन रियल सेंस। ज्ञान वो है जो हमारी विवेक को जागृत करने लगता है, विजडम को। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ नॉलेज। जैसे आपको पता है कि सुकरात के पहले का जो भी चिंतन था, सब क्या था? एक्सट्रोवर्ट बाय नेचर, बहिर्मुखी था। दुनिया किससे बनी है, डाइवर्सिटी है कि नहीं, सत्ता एक है कि अनेक है। जो लोग एक मानते हैं उनको एकत्ववादी बोला गया, माइलेशन संप्रदाय के लोग। परमाणुवादी लोगों को बहुलवादी बोला गया क्योंकि सत्ताएं बहुत सारी हैं। द अल्टीमेट रियलिटी आर इनफाइनाइट आर मेनी, दे आर द एटम्स। तो इस प्रकार हम लोग 2-3 फिलोसॉफिकल इंसाइट पाते हैं किसके दर्शन में? सोक्रेटिस के, जो हैं एथिक्स सेंटर फिलॉसफी, वर्च्यू इज वर्च्यू, नॉलेज इज वर्च्यू, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ नॉलेज। हमारे उपनिषद भी बोलते हैं कि वेदर आप सब कुछ जान चुके हो, अब आप जानने के लिए कुछ भी नहीं शेष रह गया, लेकिन यदि आपके पास आत्मज्ञान नहीं तो आपने कुछ नहीं जाना। तो ये आपकी हेल्प के लिए आपको पढ़ना कैसे, कंप्रहेंसिव तरीके से को रिलेट करके। आई होप आप लोग बुक भी पढ़ोगे, नोट्स भी पढ़ोगे, जो अच्छा लगे जहाँ मन वो पढ़ोगे।
और ये भी नहीं कहेंगे कि आप लोग बाकी चीज़ें मत देखो, सारे सोर्सेस अच्छे हैं, सब देखो, बस जिससे आपका समझ में आ जाए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब आप एक टॉपिक पढ़ो तो कम से कम एक लोगों का उसी से पढ़ लो, एक टॉपिक। बाकी टॉपिक क्या करा करो, फिर दूसरे से पढ़ लो। ये मत करो कि अगर आपको पढ़ना सिक्योरिटीज़ है तो आधा वीडियो हमारा देखा, फिर 2 मिनट दूसरे की देखा, 3 मिनट तीसरे की देखा, क्योंकि इससे आप अपना टाइम लॉस करोगे। हो सकता है कोई कम अच्छा पढ़ाए, कोई ज़्यादा, तुलना करने के लिए, मज़ा लेने के लिए बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन सोचो, क्योंकि कोई भी इंसान जब पढ़ाएगा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ाएगा। सबके अपने अपने पढ़ाने की मेथोडोलॉजी हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप कम से कम इस सिंसियरिटी में रहिए कि आप जब किसी एक कंटेंट को देखें तो लास्ट तक देखें और उसके बाद तब थोड़ा सोचें। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा और हम लोग आगे मूव करते हैं। इग्नोरेंस एक्सेप्टेंस। सुकरात को हम लोग इतना बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, लेकिन सुकरात स्वयं को एक अज्ञानी मानता था, इसलिए लिखा गया है इग्नोरेंस एक्सेप्टेंस, कि सुकरात अपने आप को अज्ञानी कहता था। सुकरात का बहुत फेमस कोट है कि आई नो ओनली वन थिंग, मैं केवल एक ही चीज़ जानता हूँ, दैट आई नो नॉथिंग। और इसको बोला जाता है द सोक्रेटिस आयरनी, मतलब ये सुकरात की विडंबना है कि एक व्यक्ति स्वयं अपने आप को क्या बोलता है, अज्ञानी, लेकिन तब भी वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। हाउ कैन समवन बी द मोस्ट जीनियस पर्सन एट द सेम टाइम, वो ये भी कह रहा है कि ही इज इग्नोरेंट, ही हैज़ इग्नोरेंस। ऐसा कैसे संभव कि कोई व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी बोल रहा हो लेकिन तब भी वो वास्तव में सबसे बड़ा ज्ञानी हो। इसके लिए एक शब्द दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं सुकरातिक विडंबना या सोक्रेटिस आयरनी। इसको सुकरात का पैराडॉक्स भी बोला जाता है, विरोधाभास। जैसे कोई आदमी 5-6 करोड़ रुपया ले ले फिर बोले मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ। आप लोगों ने एक मीम देखा होगा इंस्टाग्राम में कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं कारपोरेट के, अपने जेट से चल रहे हैं और नीचे 2-3 हज़ार लोग जॉब कर रहे हैं, तो उनके मज़े लिए गए उसमें। वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि जो कंपनी के सीईओ हैं ये बेचारे भूखे मर रहे हैं, इनको वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं, इनको अच्छे इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं। आप लोग इनकी हेल्प कैसे कर सकते हो, अपने फैमिली, अपने सपने, अपने आप को, अपने समय को बेच करके नौकरियां करने लगो। अब खुद सोचो, जो कंपनी का सीईओ होगा वो कोई गरीब होगा क्या? यही चीज़ें हैं, इसको बोलते विडंबना कि बताओ 5 करोड़ रुपए लेके गरीब अपने आप को बोल रहा है। सुकरात भी इतना ज्ञानी पर्सन, इतना अच्छा मेथड तो उसका सब कुछ कर रहा है, स्टिल वो मानता है कि वह एक अज्ञानी व्यक्ति है। और हम लोग लास्ट पढ़ेंगे सोक्रेटिक मेथड को, और इसके बाद हम लोग बाकी चीज़ें अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इतना कंप्लीट कर लिए हो तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में क्विज होगी, उसको कर लेना। उस क्विज से सामान्यतया 1 या 2 क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट और सीयूईटी पीजी में आ सकते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ वी विल सी द मेथड ऑफ सुकरात। सुकरात का मेथड है क्या? अ डायलेक्टिकल मेथड ऑफ हाइपोथेसिस एलिमिनेशन। यह एक डायलेक्टिकल मेथड है। डायलेक्टिकल मतलब होता है द्वंद्वात्मक, हिंदी में लोग बोल देते हैं, लेकिन डायलेक्टिकल शब्द बना है डायलॉग से। यानी सुकरात डायलॉग पर विश्वास करता है कि हमने आपसे कोई बात बोली, आप भी हमें कोई बात बोलो। अभी मैं आपके साथ जो कर रही हूँ ये मोनोलॉग है। अगर आप लोग यही क्लास हमारे ग्रुप में पढ़ोगे आकर के, जो कभी कभी चलती हैं, लगभग रेगुलर चलती हैं, वो हो जाएगा डायलॉग। ये मोनोलॉग है। 1 वे कम्युनिकेशन मोनोलॉग, 2 वे कम्युनिकेशन डायलॉग। तो सुकरात का जो मेथड था दर्शन का वो क्या था, फिलोसफाइजेशन का 2 वे कम्युनिकेशन। कि अगर कोई एक एजम्पन्स है, अगर कोई एक मान्यता है एक्स, मान लो किसने बोल दिया कि न्याय है, तो सुकरात कहेगा कि पहले पूछो, इस हाइपोथेसिस का खंडन करो। कोई क्रॉस क्वेश्चन दोगे कि इसको न्याय नहीं कहा जाएगा, फिर अगला वाला पूछेगा क्यों नहीं कहा जाएगा, इस बात का क्रॉस क्वेश्चन। फिर आपका क्रॉस क्वेश्चन जाएगा उसकी बात पर कि नहीं ये गलत है, फिर अगला वाला इसको देगा। वो पैटर्न चलता रहेगा। इससे क्या होगा, सुधार होगा दोनों लोगों में। वहाँ पर आपको कुतर्क नहीं करना, वहाँ पर आपको ऐसी रीजनिंग नहीं देनी है कि जिसका कोई रिलेवेंस ना हो। भी ये समझा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी से पूछा जाए कि
भारत की सबसे अच्छी नौकरी कौन सी है, तो मान लो किसने बोल दिया आईएएस। फिर उससे पूछा जाए कि भाई आईएएस की नौकरी सबसे अच्छी क्यों है, तो उसने बोला कि इसमें पावर बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम पावर है ये पावर। अब देखो आईएएस की नौकरी सबसे अच्छी क्यों है, इसका रीज़न बता रहा पावर। तब कोई क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है कि क्या हम फिर मान लें कि जो लोग आईएएस नहीं है दुनिया में उनके पास पावर ही नहीं है, लेकिन देखने पे पता चल रहा है कि पीएम मोदी जी, राहुल गांधी, एक से एक बिजनेस पर्सन, अडानी जी, अंबानी जी, इन लोगों के पास बहुत पावर है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, खंडन कर दिया है उसके पावर वाली आर्गुमेंट का। और मान लो अगर आपको बहस करनी है, तर्क करना है, तब आप ये बोल सकते हो क्या होगा पावर से, सिकंदर भी एक दिन मर के चला गया था। ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है। तो ध्यान देना जो सुकरात का मेथड था उसमें हम लोग दो प्रकार का करते थे, या एलिमिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट या एलिमिनेशन ऑफ आर्गूमेंट्स। और वो बहुत अच्छा चलता रहता था। इसके मेथड्स हैं, कुछ कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आप लोगों को पता होने चाहिए। तो सोक्रेटिस मेथड्स के जो स्टेप हैं, पहला है इलेंचस। इलेंचस मतलब होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर कोई बात रखी जा रही है, कोई तर्क दिया जा रहा, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन देना। कि जैसे किसी ने बोला कि आईएएस सबसे अच्छी नौकरी है क्योंकि उसमें बहुत पावर है, आपने तुरंत बोल दिया कि नहीं, पावर अर्न करने के, गेन करने के अन्य भी टूल्स हैं। तो पावर की वजह से आईएएस की नौकरी बेस्ट नहीं हो सकती, कारण कोई और होगा। हम भी नहीं कह रहे कि आईएएस की नौकरी बुरी है, बस ये बोलना चाह रहे हैं कि आईएएस की नौकरी अच्छी है क्योंकि पावर है, ये कहीं ना गलत है। गॉट इट, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। दूसरा स्टेप पड़ता था उसका डायलेक्टिकल प्रोसेस। जब ये बहस बार बार चलेगी, बार बार चलेगी, बार बार चलेगी, वो एक डायलेक्टिकल प्रोसेस है। थीसिस एक्स, उसका एंटीथेसिस, निगेशन ऑफ एक्स। एपोरिया, एपोरिया भी एक टर्म का नाम है। एपोरिया का मतलब है कि स्टेट ऑफ इंटेलेक्चुअल पजलमेंट, बौद्धिक दुविधा में होना, दो पार्टीज का, दो ग्रुप का, दो गैंग का। सुकरात सामने बैठा है, 3-4 लोग सामने बैठे हैं, अब दोनों में बहस मची पड़ी है, न्याय क्या है। बोला जा रहा है कि न्याय वो है कि अगर सब व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम करें। प्लेटो ऐसा मान रहा। गीता क्या बोल रहे है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण और कर्म के हिसाब से काम करे, न्याय हो गया। बगल से बेंथम चिल्ला के निकलेगा, नहीं नहीं न्याय नहीं है। न्याय क्या है, न्याय वो है मैक्सिमम प्लेजर फॉर द मैक्सिमम पर्सन, जो बहुत से लोगों के लिए उपयोगी हो। वो भी एक अच्छी डिफिनेशन है न्याय की। एपिस्टेमिक वर्च्यू, हाँ, लेकिन उस समय जो लोग भी इस डायलेक्टिकल प्रोसेस में हैं, डायलॉग वाली प्रोसेस में हैं, वो लोग इसी वजह से उस प्रोसेस में हैं क्योंकि वे लोग अपने आप को सर्वज्ञ नहीं मान रहे हैं। उनको पता है कि अभी हम जो मत मान रहे हैं, जो हमारा ओपिनियन है, उससे अच्छा भी कुछ हो सकता है। एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि दोनों पार्टी के तर्क रुक जाएंगे और वही जो लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा उसको मान लिया जाएगा कि ये हमारी हाइपोथेसिस सही थी। और आप अपनी एक्सरसाइज के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए सोच सकते हो, व्हाट इज जस्टिस, महात्मा गांधी, जॉन रॉस, प्लेटो, अरस्तु, सेंटेंसेलम, सेंट अगस्टाइन, दुनिया के सारे बड़े बड़े विद्वानों ने, कांट ने कुछ न कुछ बोला होगा न्याय पर। तो सोचो, न्याय शब्द एक है, इसकी व्याख्याएं अलग अलग हैं, देश काल परिस्थितियों के सापेक्ष। और हम लोग आगे की क्लास में सुकरात को और डीप में पढ़ेंगे। आप सभी लोगों की यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है, CUET पीजी का है, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके कल्चरल, हिस्टोरिकल या फिलोसॉफिकल डिबेट में नहीं जाने वाला। तो हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लिया हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा, इसके बाद हम लोग अपना आज का वाइंड अप कर देंगे। आज हम लोगों ने सीखा कि सोक्रेटिस इतना क्यों फेमस है, उसको फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी भी बोलते हैं। हम लोगों ने उसका लाइफ एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखा, और हम लोगों ने आगे ये भी देखा कि उसके प्रमुख विचार क्या हैं, एथिक्स, सेंटर फिलॉसफी, वर्च्यू, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ नॉलेज, इग्नोरेंस, एक्सेप्टेंस। हमने सुकरात की विधि देखी, द सोक्रेटिक मेथड, जिसको इलेंचस भी बोला जाता है। इलेंचस मतलब होता है क्रॉस क्वेश्चन करना, क्रॉस एग्जामिनेशन करना। डायलेक्टिकल प्रोसेस इस मेथड का हिस्सा है। एपोरिया, स्टेट ऑफ पजलमेंट, इसका हिस्सा है। एपिस्टेमिक वर्च्यू, यानी अपने अज्ञान तक जानना, भी सोक्रेटिक मेथड का हिस्सा है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, आई होप आप लोग कुछ करोगे, और जो लोग सबसे बेस्ट नंबर लाएंगे, आई थिंक हाईएस्ट नंबर लाएंगे,
उसको भी मैं पब्लिकली कॉन्ग्रेचुलेसन दूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट अगैन।